नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद। आप सुन रहे हैं दी ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट। हमने पिछले एपिसोड में सुना था ह्यूमन न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में एक मज़ेदार तथ्य ये भी है कि कुछ सेल्स होते हैं जहां न्यूक्लियस नहीं होता है। उनमें से प्रमुख होता है रेड ब्लड कर्पसल्स। हमारे खून में रहने वाली लाल रक्त कणिका जो होती है, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कर्पसल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। किसी किसी सेल में एक से भी ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, जैसे होता है स्केलेटल मसल फाइबर में। और जब जायंट सेल्स बनते हैं जो कि ट्यूमर के निशानी होते हैं, उनमें भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। चलिए, वो था लास्ट एपिसोड का रिव्यू। हम इस पॉडकास्ट पे ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपने हमारे सारे एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो हमारे पहले एपिसोड से इस पॉडकास्ट को सुनिए। आप सब कुछ आराम से समझ पाएंगे और आपका रिवीजन हो पाएगा। इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। अगर आप YouTube पे सुन रहे हैं तो लिंक ऊपर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप पॉडकास्ट में सुन रहे हैं तो पहले एपिसोड से ही इसे सुनना शुरू करें। चलिए, आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब हमने पढ़ा कि सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये तो सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजें अंदर बाहर कैसे होती है? आपके घर का जो दीवार होता है, उस दीवार के थ्रू चीजें अंदर बाहर कैसे होती हैं? मतलब वहां पे एक गेट होता है, वहां पे कोई गेट कीपर भी होता है। जो गेट कीपर क्या कहता है? जो भी चीजें अंदर आना चाहते हैं, जो भी बंदे अंदर आना चाहते हैं, उनका परिचय मांगते हैं, फिर अंदर पूछते हैं कि अंदर छोड़े कि ना छोड़े। आप हाँ बोले तो उसे अंदर छोड़ते हैं। वैसे ही हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कुछ चीजें हैं जो आराम से अंदर आ सकती हैं, कुछ चीजें हैं जो कि नहीं आ सकती। जो भी अंदर आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं? मटेरियल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव और पैसिव। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब एटीपी यूज करना पड़ता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्टिव प्रोसेस में आप सेलुलर एनर्जी मतलब एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के क्रॉस होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एनर्जी की इस्तेमाल से ही होता है। जो भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं वो तीन तरह से क्रॉस कर सकते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन्स की सहायता से, और तीसरा होता है मेम्ब्रेन वेसाइकल्स की तरफ से। तो चलिए, हम इन तीन जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनका क्या होता है स्टडी करते हैं। पहले जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी जो मूवमेंट कर रहा हो। एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ए रैंडम मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और लॉन्ग ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी ए सब्सटेंस डिफ्यूजेस डाउन ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट until it reaches equilibrium। मतलब जब दो सॉल्यूशंस या फिर दो गैसेस अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दो तरफ होते हैं तो जो सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे हमारे लंग्स में होता है कि जो एनवायरमेंटल एयर हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे खून में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है खून की तरफ। वैसे ही खून में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है जो कि एनवायरमेंटल एयर में नहीं होता है। तो
कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर हमारे एनवायरमेंटल एयर में मिल जाता है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन को ऐसे समझिए कि अगर दो सॉल्यूशन को हम अलग अलग करते हैं तो जहां पर सॉल्यूशन में हाइपर कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, वो दूसरी तरफ चला जाता है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। दूसरा प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ये भी डिफ्यूजन जैसा ही है, लेकिन इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब दो सॉल्यूशन अगर पास पास हैं, एक में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक में कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू द अदर। इट इज कॉल्ड एज osmosis. In case of diffusion, you have the solutes traveling. In case of osmosis, the solvent is traveling. ये basic difference आप याद रखिएगा। Osmosis occurs only when a membrane is permeable to water, but not permeable to certain solutes. जब solutes इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाएंगे, तब water को ही जाना पड़ेगा। When the water moves into a body or cell by osmosis, it creates a हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रा मतलब वाटर, स्टैटिक मीन्स स्टे। तो पानी जहां भी जाएगा वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्रिएट करेगा। अगर सेल में ज्यादा पानी हो गया तो उसको वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो सेल टूट भी जाएगा, जिसको कह देते हैं सेल बर्स्ट। एनीवे, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन में दो सॉल्यूशन पास पास हैं। सॉल्यूशन का एक तरफ जो सॉल्यूट है वो दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन सॉल्यूट को अलाउ करता है। अगर सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता तो वाटर को जाना पड़ता है, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, सो ये थे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि सब्सटेंस को अंदर बाहर करने में सहायता करते हैं। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन माने इट इज ए पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिनको हम ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं। और एग्जांपल्स लाइक पोलर और चार्ज सॉल्यूट्स सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड विटामिन्स। ये सारी चीजें हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं, तो इनके लिए स्पेसिफाइड प्रोटीन्स होते हैं जो इनको ग्रैब करते हैं और सेल के अंदर ले जाते हैं। इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होता है। दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ए पोलर और चार्ज्ड सॉल्यूट मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी। जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, तो वो क्या करता है, जब हमारे सेल के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये पंप एक्टिवेटेड हो जाता है और वो सोडियम को सेल के बाहर भेज देता है। इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो विदाउट यूज ऑफ एनर्जी वी कैन नॉट सेंड इट आउटसाइड। पहले हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट बाय काइनेटिक एनर्जी, फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। अब जानेंगे व्हाट इज ट्रांसपोर्ट बाय वेसाइकल्स। वेसाइकल मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर्स। जब सब्सटेंसेस सेल के बाहर आके पहुंच जाते हैं तो उन्हें सेल के अंदर ले जाने के लिए कभी कभी सेल क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। वो चीज को पकड़ लेता है और सेल को अंदर ले जाता है। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस अगर खाने के लिए हो तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और पीने के लिए हो तो इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। जब सब्सटेंसेस सेल से बाहर जाते हैं इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। जब सब्सटेंस अंदर बाहर होते हैं तो उनको कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। सो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन थे। तो इसके द्वारा सब्सटेंसेस सेल के अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, पर सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल के पार्ट्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या है, और सेल मेम्ब्रेन में सब्सटेंसेस कैसे अंदर और बाहर होते हैं। हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे
सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर आइए, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि माइटोसिस क्या है, मेयोसिस क्या है, डिप्लोइड स्टेज क्या है, जाइगोट स्टेज क्या है, प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है। यहाँ पर इतने सारे नए नए नाम आपको सुनने को मिलेंगे कि आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसीलिए आप हमारा अगला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप हमारा अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब नया एपिसोड आए तो आप इन सब चीज़ों का संज्ञान ले सकें। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सारा जो एपिसोड्स है इनको ध्यान से सुने। जब भी वक्त मिले हमारे एपिसोड्स को सुनते रहें, आपके बायोलॉजी में जरूर सुधार हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।